या फिर वो जो भी छोटा मोटा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मुसलमान है, ये तो आपका डेटा है भारत सरकार का। और आखिरी बात यह है कि एक स्टडी हुई, इंटरनेशनल स्टडी, जिसमें बताया गया कि अगर आपके दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो आप अभी 150 रुपये कमा रहे हैं। इसमें हर धर्म के, हर जात के लोग डेवलप करें। अगर कोई नहीं करा तो मुसलमान नहीं करा। अगर मेरे दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो मैं उससे कम कमा रहा हूं अभी। ये भारत का स्टडी है। ड्रॉप आउट रेट में दलित के बराबर हमारा मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट हो चुका है। लेकिन इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं, बराबर जिम्मेदार है। मैं नहीं, सुनिए, मेरे मुकम्मल कर दिए। बराबर जिम्मेदार है, मगर अगर आप गवर्नमेंट में है और आपके पास पूरा बजट है, रिसोर्सेज है, आप क्या कर रहे? क्यों स्कूल नहीं खोलते आप? क्यों स्कूल नहीं खोलते? आप शराब खाने खोलते, आप पुलिस स्टेशन खोलते, दो चीज बराबर खोलते आप। और आप इल्जाम लगाते नहीं मदरसे को जाते। अरे भाई, सच्चर कमेटी ये बोलती कि मदरसे को भिजाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे बेटा बेटी जो है इस्लाम को सीखे और उस रिलीजन को समझे, उसके मौलाना बने, स्कॉलर बने। उसका और एक और रीजन ये है कि उनके अतराफ में स्कूल ही नहीं है, तो लिटरेट तो हो जा रहा कम से कम जाकर वो। लेकिन ओवैसी साहब, सियासती रूप में 75 वर्षों में मुसलमान कभी भी किसी भी एक झंडे के नीचे नहीं आया, फिर वो मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, अलग अलग कांग्रेस हो। आपकी एमआईएम के पीछे आप हैदराबाद से निकल के म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए अमरावती तक आते हो, और आपके ऊपर मुसलमान इल्जाम लगाता है कि आप भाजपा की पीठ। अरे कोई बात नहीं ना, देखिए, अरे इश्क है, ये मोहब्बत है, होता। आप जवानी में इश्क करे नहीं करे? लोगों के सामने नहीं बताऊंगा। मैं तो बता रहा हूँ, मैं इश्क कर रहा हूँ ना, ये इश्क है ये। अब हैदराबाद, आप अमरावती बोल रहे, मैं तो सीमांचल चला गया। आप मुसलमानों का अपने आप को अभी फिलहाल नहीं मानता हूँ, कुछ भी नहीं मानता हूँ, सबसे बड़ा नेता नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। नहीं, मैं नेता ही नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि मुसलमान नेता बने। मेरा मकसद है कि मैं बन जाऊं। मेरा मकसद वो सारी क्वालिटी है। अरे कौन बोले आपको है? आप मेरे सुनिए, आप मेरे घर को आइए, आपको मालूम होता है मेरी क्वालिटी क्या है। मेरी क्वालिटी है नहीं, सब मालूम होता है क्वालिटी नहीं। ऐसा देखिए, सीरियस हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप बनना चाहिए। भारत में हर समाज की, हर जात की एक लीडरशिप है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में 11 साल में मैं देखा 3 मरतबा ऐसा छाती को मार के बोले सबसे बड़ा ओबीसी का नेता मोदी है। अगर कोई उसमें जब वो बुरी बात नहीं है तो ये बुरी बात कैसे हो जाती? तो एक इससे मालूम ये होता कि कोई भी नहीं चाहता कि भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप बने। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मानना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सही कहा था कि अगर इख्तिदार या पावर से तुमको फायदा उठाना है तो तुमको वो ताले खोलना पड़ेगा, और ताले खोलने की चाबी तुम्हारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई आप ही क्यों बोल रहे, दूसरे भी तो मुस्लिम नेता है उन पार्टियों में। उसका जवाब भी आज से 70 साल पहले बाबा साहब बोल दिए कि हाँ रिजर्वेशन है दलितों के लिए, मगर वो पार्लियामेंट में, असेंबली, विधानसभा में जाके मुंह कब खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना है। तो ऐसे बहुत है, बेचारे खामोश बैठे हुए हैं। तो हम ये चाह रहे, हमारी कोशिश है। और कोशिश कहाँ पर कम पड़ रही है जहाँ मुस्लिम लीडरशिप नहीं निर्माण हो रही है? लगभग 75 साल। देखिए, ये इलेक्शन ग्राउंड की लीडरशिप को पैदा करेगा। ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। तो विधानसभा से इंपॉर्टेंट ये इलेक्शन है क्योंकि जमीनी सतह से जो लीडर यहां से उभरेगा और वो सही काम करेगा, तो हो सकता है कि मैं दुनिया में ना रहूं, वो ऊंचाइयों पर लेकर जाए। ऐसे 15-20 महाराष्ट्र में लीडर पैदा हो गए, और होते यही इलेक्शन से होते। सीरियस नोट में मेरा प्रश्न, नहीं सीरियस ही बोल रहा हूं, फिर से मेरा प्रश्न वही है, आपका अपने आप को मुसलमानों का नेता नहीं मानना, ये मुसलमानों के प्रति अन्याय नहीं होगा भविष्य में? बिल्कुल नहीं अन्याय। क्यों अन्याय होगा? बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। नहीं, आप जैसा व्यक्ति अगर मुसलमानों का नेता अपने आप को नहीं मानता तो कौन मानेगा? अरे अब हम बनाएंगे ना, हम कोशिश करेंगे, जनता बनाएगी, इंशाल्लाह वो बनेगा, लीडर बनेगा, कायद बनेगा,
और करेगा, कोशिश कर रहे हैं। 100 साल हो गए एमआईएम को, 100 साल नहीं हुआ अभी। 60 में पहला कारपोरेशन शायद लड़ी थी। 1900 नहीं, हमें पार्टी का शुरुआत हुई 1957 में, और उसके बाद 60 में पहला चुनाव लड़े म्युनिसिपल इलेक्शन का। मैं 57 में हमारे मरहूम दादा को अरेस्ट कर ली थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, जब नीलम संजीवा रेड्डी सीएम थे। 11 महीने उनको जेल में रखे। आज लोग बोलते कि किसी का अकाउंट सीज हो गया। हमारे घर में उस वक्त हमारे अकाउंट भी सीज हो गया था, क्योंकि उस जमाने में पानी की पाइपलाइन नहीं थी। उस जमाने 57-55 की बात कर रहा हूँ, तो पानी आता था एक बाउली से, वो पानी को ही बंद कर दिए थे। और हमारे घर को कोई रिश्तेदार भी आके मिलने से डरते थे। ये 65 सालों में आपकी पार्टी का जो सफर हुआ, उससे आप सेटिस्फाइड है? नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने अगर आप देखेंगे तो जब से मुझ जैसे बेकार आदमी पे जिम्मेदारी पड़ी है, तो मैं और कुछ और हासिल करना चाह रहा हूँ, मगर कोशिश है। देखिए, कोशिश की हद तक अगर आप बोलेंगे तो हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कितनी चीजों को हासिल करा तो मैं बोलूंगा हाँ, उसमें कमी है, माने मेरे लिए नहीं बल्कि हमारी पार्टी के लिए। मोदी जी को मोदी कब बोलोगे? क्या मोदी बोलते हैं और क्या? आप मोदी बोलते हैं। हाँ, मोदी बोलते हैं, मोदी। अरे मेरा बोलने का तलफ्फुज़ ऐसा है तो मैं क्या करूं? तलफ्फुज़ में तो मैं कि मेरा मैं कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा देश? नहीं, मैं बोलता हूँ ना उनको, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए उनके सामने बोलता हूँ। आपको तकलीफ क्यों हो रही? वो देश के प्रधानमंत्री है। अरे बराबर है। अच्छा, आपके खिलाफ आज तक ईडी का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? अरे मैं जिस दिन पावर में आ जाऊंगा तो होऊंगा। आप तो पावर में हैं। कहाँ पावर? मिनिस्टर बना मैं। आपके पीछे लाखों जनता है, हाँ, आपकी बात सुनी जाती है। हाँ, तो मैं क्या मिनिस्टर बना? मैं क्या बोला कि मैं क्या कोई इरिगेशन के स्कैंडल मेरा नाम आया? हाँ, मैं ये बोला। और देखिए, एक बात सुनिए, हम पर भी बहुत सी चीजें होती हैं, मगर हम में और दूसरों में फर्क ये है कि हम अल्लाह के सामने रोते, हम दुनिया के सामने आके नहीं रोते। आपके छोटे भाई साहब और नवनीत राणा का विशेष प्रेम है, उनको कब भेज रहे हो अमरावती? आएंगे, उन्हें क्यों फिक्र कर रहे हैं? संभल में 2 मस्जिद गिराए, एक दरगाह भी गिराया, बुलडोजर चला रहे हैं, क्या यही सब कुछ मदरसों पर भी कार्रवाई हो रही है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आपको मुबारकबाद दूंगा मैं योगी आदित्यनाथ सरकार को कि माशाल्लाह से उनके जहन में एक इन्वेंशन आया। उन्होंने एक नई चीज इजाद की, फोन के जरिए से किसी के पीठ पर रख दिया तो फोन बोल रहा है बांग्लादेशी है, भारत के। मुबारकबाद देता हूं उनको मैं। ऐसा भाई, माने डीआरडीओ को, तो डीआरडीओ वाले साइंटिस्ट जो जिंदगी, इसरो वाले परेशान हो गए होंगे, सर को हाथ लगा के बैठे होंगे, ये कहां से योगी ने निकाला है कि फोन के जरिए से पीठ पे लगा दो और पीठ बोलेगा कि बांग्लादेशी है या भारत का है। क्या बात है ना। माने हमारे रिलीजन में समझाते कि हमारा जो रिलीजन का नॉलेज है, वो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि सीना ब सीना फैलता। यहाँ तो पीठ से मालूम हो रहा है भारत का है या किधर। सर, अभी सियासत, महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव शुरू है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जाहिरनामा जारी किया है, जिसमें कहा है कि वोट चोरी के बाद अब जो है उम्मीदवार चोरी की बातें हो रही है। क्या लोकतंत्र को ये धोखा नहीं है? देखिए, अगर कहीं पर डराकर, धमकाकर, पैसों से खरीद कर अगर किसी को वहां पर अनअपोज कोई इलेक्शन हो रहा है, तो वो यकीनन हमारी लोकशाही के लिए बड़ी खतरे की बात है। एक बड़ा काम किया था केवल इस मुस्लिम इलाके में, यहाँ की 1.5 लाख पॉपुलेशन में गवर्नमेंट ने यहाँ चित्रा चौक से लेकर इतौरा बाजार उड़ान पुल बनाया था। मैं काफी लोकल मुद्दा पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोकल इश्यू उठा रहे हैं। पिछले 9 सालों से प्रलंबित है, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी थी 31 दिसंबर तक बनना चाहिए, वो डेडलाइन भी समाप्त हो गई। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम हमारे कॉर्पोरेटर जीतेंगे, जीत के ताकत दिखाएंगे, जो डेमोक्रेसी अलाउ करती है वो करेंगे। वैसे साहब, आपने देश के मुस्लिम नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कभी कोशिश क्यों नहीं की? किसको लेके आएंगे बोलो आप? अलग अलग पार्टियों के जो नहीं, देखिए, आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब है, केरल में और पूरा मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML है, और किसी हद तक IUML तमिलनाडु में भी है। तो अब IUML के MPs 3 हैं। हम लोग तो कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी। अब रहा सवाल दूसरी जगह पर, तो दूसरी जगह तो दूसरी पार्टी के बेचारे वो, और इतनी मोहब्बत मुझसे उनको है कि मौका ही नहीं छोड़ते
से मोहब्बत का इजहार करने में, तो अब इसमें क्या करेंगे? सर, महाराष्ट्र के इस नगर निगम के चुनाव में क्या तुम्हारा एजेंडा रहेगा, क्या तुम्हारा? नहीं, बोल दिया मैं, ये आज तक के धनंजय आने से पहले बोल दिया। मोहन भागवत ने कहा है कि कब बोले? को रोकने के लिए हाँ, मोहन भागवत जी ने कहा है, कब बोले? कल क्या बोले? लव जिहाद को रोकने के लिए परिवारों में मजबूत और नियमित संवाद जरूरी है। आपका क्या कहना है? परिवारों में नियमित संवाद जरूरी है। क्या नहीं? लव जिहाद को रोकने के लिए हिंदू परिवारों में नियमित संवाद जरूरी है। आपस में बातचीत, ताल्लुकात जो है, पेरेंट्स और बच्चों का टॉक जरूरी है। कम्युनिकेशन जरूरी है। लव जिहाद रोकने के लिए ये इलेक्शन आकर हिंदू मुस्लिम की बातें शुरू होगी साहब। नहीं, मगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या उनका बोलना क्या है कि बाप बेटे में बातचीत नहीं? कम्युनिकेशन में गैप है, इसलिए मुस्लिम आपस बच्चे में तालमेल ना हिंदू हो, लड़कियों को, बातचीत उसका ना मतलब हो, ये निकलता है कि मुस्लिम बच्चे इसलिए कम्युनिकेशन हिंदू ना लड़कियों हो। को पटा लेते हैं क्योंकि आपस में हिंदू माँ बाप और बच्चों का टॉक नहीं है उनका। नहीं, हम बोल रहे ना, कोई रिकॉर्ड तो पेश करो आप, जी, कोई ऐसा हो रहा है बोल के। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे, तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना, तुम चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का, कि भाई ये लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात है, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको, आप डिफाइन कर दो। अब जब डिफाइन करेंगे तो फिर बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करें, उनको क्या बोलेंगे फिर आप? मैं उनके प्राइवेट लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट उनको क्या बोलेंगे आप? ये गैर जरूरी के इस देश के नौजवान बच्चों को, युवा पीढ़ी को नौकरी की जरूरत है, आप इधर ले जा रहे हो उनको। एक खामखा जिसपे कुछ है ही नहीं, कुछ भी मुद्दा ही नहीं है, वो आप उस पर नहीं उठा रहे। हाँ, चाइना बोल रहा है कि हम जंग रुकाए, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। लद्दाख में, गलवान में, डेमचौक में आज भी हम जब बात कर रहे हैं, चाइना कब्जा करके बैठा है। हम कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी भारत की सेना नहीं जा सकती, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हमारे एतराफ में सब हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके बात क्यों नहीं करते आप? अंदरूनी पॉलिटिक्स में ही मशगूल है ये सरकार। नहीं, ये देश के जो है मुद्दे हैं, अब उस पर हम तो बोल रहे हैं ना, लव जिहाद का तो डेटा तो दो आप पहले डिफाइन कर दो उसको, डिफाइन कर दो क्या है, और डेटा दो, आप बताइए हमको, देश को बता दो, चलो पार्लियामेंट में बता दो, या पार्लियामेंट में डिबेट करा दो, हम बोलेंगे फिर। वैसे साहब मेरा एक आखिरी प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको डिप्लोमेटिक प्रतिनिधिमंडल में विश्व के कई देशों में भेजा गया था, अब उस चीज को लगभग 1 साल पूरा हो गया है, आप उस अपने फैसले को आज भी सही मानते हो? बिल्कुल सही है। मैं क्या नरेंद्र मोदी का, नहीं सुनिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री या उनकी सरकार का नुमाइंदा नहीं बन के गया था, मैं देश का नुमाइंदा बन के गया था। और ये बार बार मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे से सवाल करते, मगर वो ये आप सवाल करते हैं, आपको नहीं बोल रहा हूँ नहीं, मैं भी मोहब्बत करती हूँ। नहीं, आपकी मोहब्बत जेन्यून है। तो दूसरे जो है वो इस डेलीगेशन में तो सुप्रिया सूले गए, कनीमोजी गए, कांग्रेस के हमारे मनीष तिवारी साहब गए, शशि थरूर साहब गए। तो ये एक मुसलमान से ही पूछना क्या मतलब है भैया? वो आपने आपको उत्तर दे दिया अपनी बात का। नहीं, तो ये सवाल ये है ना कि हम मानते कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही भारत में, हम मानते इस बात को, तो इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मैं तो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का भी कंडेम करा कि आप कैसा इतना बड़ा ये सब एक्सप्लोजिव आप जमा किए, उसमें मरने वाले मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। वहां पर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ चांदनी चौक में, तो कोई भी मुसलमान आप पूछ लेंगे भाई पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है पड़ोसी हमारा, और कितना ही से हमारे को
ना वहाँ हमको लेना ना देना उनसे, ना अफगानिस्तान से हमको लेना देना, हमको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से लेना देना नहीं, क्योंकि वो इस्लाम की दो बड़ी मुकद्दस जगहें हैं। हम इसीलिए वहां पे जाते हैं। हमारे को तो मुल्क से मतलब है, हमारे हमको क्या ये गल्फ कंट्री से कुछ है, हम जाके काम करते, भारत को फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते। हमारे को अमेरिका से क्या लेना है, हम भारत से मतलब और हम हमेशा और भारत के रहेंगे। 1947 में हमारे बुजुर्गों ने एक सही फैसला लिया। हम तो पाकिस्तान मुल्क के बंटवारे के खिलाफ थे। हम लोग ये बताते नहीं, कांग्रेस और संघ परिवार के लोग कि यानी कितने बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं की दाढ़ियां काट लिए थे मुस्लिम लीग के लोग, उनकी दाढ़ी काट दिए थे पकड़ के। उस वक्त जमीयत उलमा के जो लोग थे, जो कंपोजिट कल्चर की बात करते थे, टू नेशन की नहीं बात करते, उनकी दाढ़ियां काट दिए। एक मुसलमान के लिए दाढ़ी उसके लिए बड़ी अहम चीज होती है।